हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग के लिए बीएड पार्ट 1, जिसमें हम लोग यूनिट 4 मोटिवेशन एंड लर्निंग अभिप्रेरणा एवं अधिगम को देख रहे थे, जिसमें हम लोग जाने कि प्रेरणा किसको कहते हैं, किस तरह से एक मनुष्य में छुपी हुई इच्छा जिसको उद्दीपन कह सकते हैं और उस इच्छा को जागृत करते हुए हम उसे किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे उस काम को करने के लिए आगे प्रोत्साहित करते हैं। ये हम लोग अभिप्रेरणा एवं अधिगम में जाने। और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इस प्रेरणा को लेकर के, जो कि एक शिक्षक के लिए, एक सिखाने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार से एक मनुष्य को प्रेरित किया जाता है, किस प्रकार से एक मनुष्य को प्रेरणा दिया जाता है, ये देख रहे थे। प्रेरणा देने के लिए जब ये बात आती है तो विद्वानों के अनुसार से ये कहा जाता है कि प्रेरणा देने के लिए किस प्रकार से एक मनुष्य को प्रेरित किया जाए कि वो उस कार्य को बहुत ही लगन से और कुशलता से करे। और जो भी बात या परिभाषाएं, डेफिनेशन उनके द्वारा कहा गया है, उसमें उसके अनुसार से अगर उसका निचोड़ देखें तो ये कहा जाता है कि प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को जागृत या उत्तेजित करती है, जिससे मनुष्य का व्यवहार का रनिंग होता है, मनुष्य व्यवहार करने लगता है। दूसरी बात है कि मनुष्य के अंदर एक अनोखा सा शक्ति परिवर्तन होता है और इस शक्ति परिवर्तन के कारण से वो बहुत सारे काम को करने लगता है और इस प्रेरणा से मनुष्य में एक गतिशीलता आती है, क्रियाशीलता आती है, या फिर कह सकते हैं कि उस मनुष्य में एक्टिवनेस आता है, जिससे कि वो उस काम को करता है। वो प्रेरणा के द्वारा अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाता है और भावनाओं से जुड़ी हुई जितने भी क्यूरियोसिटी है, जितने भी इच्छाएं हैं, वो जागृत होते हैं और वो उस काम को कर पाता है। यहाँ पे प्रेरणा एक मात्र इंस्ट्रूमेंट है एक मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को चलाने के लिए। ये किसी भी तरह से उसके लिए काम करने वाला नहीं है, मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वो काम करता है। प्रेरणा जो है उसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक मनुष्य को जब प्रेरणा दिया जाता है तो उसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में अगर प्रेरणा को लाना है, उसको प्रेरित करना है, तो या तो उसके अंदर की भावनाओं को या आंतरिक शक्ति को जगा करके उसे प्रेरित किया जा सकता है, या उसको बाहरी रूप से एक मोटिवेशन दे करके उसको प्रेरित किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उसे प्रेरित किया जा सकता है। अब आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, मनुष्य के अंदर में खुद ही छुपी रहती है, मनुष्य के अंदर में रहता है और वो उस काम को करने की इच्छा रखता है। जैसे कि मनुष्य के अंदर कोई कौशल है, मान लिया जाए मनुष्य को इच्छा है कि बच्चे को इच्छा है कि वो पेंटिंग करे, तो वो खुद ही पेंटिंग करने के लिए लालायित रहेगा। उसको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको पेंटिंग करना है, आपको पेंटिंग करना है, और
तब वो पेंटिंग करेगा, ऐसी बात नहीं होती है। वो पेंटिंग खुद से करने लगता है और वो उसमें महारत हासिल करता है जिस जिस तरह से समय बीतता है, और वो उसमें पारंगत होते रहता है, हमेशा काम करते रहता है। हमेशा काम इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर उस बात को सीखने की इच्छा रहती है, उस विषय को जानने की इच्छा रहती है, इसीलिए वो उस विषय को सीखता रहता है। दूसरा है बाह्य प्रेरणा या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि मनुष्य को बहुत बार बहुत सारी वस्तुओं को करने की इच्छा नहीं रहती है। जब उसके पास उस विषय को या उस काम को करने की इच्छा नहीं है तो उसे, या फिर कह सकते हैं उससे वो काम करवाने के लिए उसे बाहरी मोटिवेशन दिया जा सकता है। जैसे कि मान लिया जाए, अगर किसी बच्चे को पढ़ने की इच्छा नहीं है और तो क्लास में दूसरे बच्चा जो कि फर्स्ट डिवीज़न आया है उसको पुरस्कार देते हैं, तो वो बच्चा जो कि फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया है, अपने कमजोरी से नहीं आया है या अपनी इच्छा से नहीं आया है, उससे इच्छा होता है कि अगर मैं भी अच्छे से पढ़ूंगा और फर्स्ट डिवीज़न लाऊंगा तो अगली बार मुझे भी प्राइज़ मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, और इस लगन से वो पढ़ता है। इसको कहा जाता है, इस पुरस्कार को जो कि जिसके कारण बच्चा उत्तेजित हुआ कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, इस पुरस्कार को बाह्य मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन केवल पुरस्कार देख के, शाबाशी देख करके, मन को प्रसन्न करके नहीं किया जा सकता है, बल्कि बहुत बार शिक्षक को पनिशमेंट जैसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी देना पड़ता है। पनिशमेंट एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बार बच्चा डर से भी बहुत कुछ सीखता है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में गिफ्ट और इनकरेजमेंट, प्रेज के साथ साथ बच्चे को बहुत बार पनिशमेंट जैसे चीज़ों को देकर के भी उसमें इनकरेजमेंट किया जाता है, प्रेरणा दिया जाता है, ताकि बच्चा आगे को बढ़ सके, आगे को चल सके। तो प्रेरणा के ये दो मुख्य प्रकार हैं। आंतरिक प्रेरणा जो बच्चे के अंदर से मोटिवेट करके उसे आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा है बाह्य प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक प्रेरणा, जो कि बाहरी रूप से उसे दे करके आगे बढ़ाया जा सके। अब बात आती है प्रेरणा कैसे मनुष्य को दिया जाए, क्या है प्रेरणा के लिए। प्रेरणा के स्रोत जो कहेंगे, मनुष्य के अंदर या मनुष्य को प्रेरित करने के लिए कौन कौन सी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम देखें तो प्रेरणा के लिए कुछ खास बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि आवश्यकता, जिसको हम लोग नीड कहते हैं। दूसरा है चालक या ड्राइव्स। तीसरा है प्रणोदन, इंसेंटिव्स। और चौथा है मोटिव्स, प्रेरक। ये चार सोर्स हैं या चार बातें हैं जो कि प्रेरणा किसी मनुष्य में प्रेरित करने के लिए होती है, या फिर कह सकते हैं कि ये चार बातें मनुष्य को मोटिवेट करने के लिए होती हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य किसी चीज़ के लिए, एक ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ के लिए प्रेरित होता है। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, फैक्टर हैं जिसके कारण एक ह्यूमन बीइंग प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है किसी काम को करने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवश्यकताएं। आवश्यकता, मनुष्य किसी काम को तब करता है जब उसके सामने आवश्यकता हो। अगर देखा जाए किसी मनुष्य के सामने कोई आवश्यकता नहीं है तो वो किसी काम को नहीं करेगा। हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग के पास जो भी आवश्यकताएं हैं
कुछ भी काम को करने के लिए वो उसका बेस है या फिर उसकी आधार है जिसके कारण वो काम कर सकता है या काम करता है। या फिर कह सकते हैं कि मनुष्य के पास कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं या फिर कुछ इसेंशियल नीड्स होते हैं जिसको करने के लिए मनुष्य हमेशा उत्तेजित रहता है। ये जो भी इसेंशियल नीड्स हैं, आधारभूत आवश्यकताएं या फिर बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, ये हर ह्यूमन बीइंग को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहता है कि किस प्रकार से वो काम करे। मनुष्य को अगर देखा जाए तो दो तीन ऐसे काम हैं या फिर ऐसी ज़रूरतें हैं मनुष्य की जो कि करना होता है, जैसे कि भोजन है, घर है और बहुत सारी इच्छाएं हैं, साथ साथ में पानी है, हवा है। ये सारे मनुष्य के बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सामग्री है जिसके लिए वो ज़िंदगी में लगा रहता है। और इसको हम लोग शारीरिक आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। और इसकी तृप्ति या फिर कह सकते हैं इसके फुलफिलमेंट के लिए वो पूरी ज़िंदगी जुड़ा रहता है या पूरी ज़िंदगी लगा रहता है इन सारी बातों के फुलफिलमेंट के लिए। और अगर मान लिया जाए किसी मनुष्य में इन सारी बातों की पूर्ति नहीं होती है, मान लिया जाए अगर उसको एक मनुष्य को घर की आवश्यकता है और उसके घर की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही हो, अगर मान लिया जाए अगर किसी मनुष्य को भोजन नहीं मिल पा रहा हो, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा हो, भोजन मिल रहा हो लेकिन ढंग का भोजन नहीं मिल पा रहा हो, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा हो, रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो, या इन सारी बातों में से कोई एक बात नहीं हो पा रहा है, तो मनुष्य का शारीरिक संतुलन या कह सकते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अभी का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थिंग जो हम लोग अपने सोसाइटी में देखते हैं, बेरोजगारी मनुष्य का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आवश्यकता में से है रोजगार। अगर किसी मनुष्य को रोजगार नहीं मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, और ये तनाव हो जाता है। और इस तनाव के कारण, इस टेंशन के कारण मनुष्य के शरीर में और मन में, मानसिकता में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर हम इस टेंशन को ध्यान में रखें तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो तनाव के कारण ही बहुत सारे काम को करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे अधिकांश जितने भी बिहेवियर ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं वो तनाव में कमी करने के लिए, काम करने के लिए जो प्रेरित होने वाले फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए अगर किसी बच्चे को भूख लग रही है और भूख लग रही है तो वो चाहता है कि उसे कुछ खाने को मिल जाए, और जब तक उसके पास खाना नहीं आता है तब तक वो तनाव में रहता है, या फिर कह सकते हैं कि भूख के लिए वो तनाव में रहता है, या फिर भूख के कारण वो तनाव में आ जाता है, टेंशन आ जाता है। और इसी टेंशन के कारण वो भोजन खोजता है या चाहता है कि मेरे पास भोजन आ जाए, माँ दे दे, कोई दे दे, अगर कोई नहीं है तो खुद से कहीं से अरेंज कर ले, इस बात का टेंशन हो जाता है उसके पास। और जब तक उसके पास भोजन नहीं आ जाता है, फूड नहीं आ जाता है, तब तक वो अपने आप को संतुलित नहीं रख पाता है, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है, तब तक वो टेंशन में रहता है। और जब उसके पास भोजन आता है, फूड आ जाता है, वो खा लेता है, उसका पेट भर जाता है और खा कर के उसका मन तृप्त हो जाता है, तभी उसका टेंशन खत्म होता है। अगर हम इस प्रकार से देखें, इस बात को आधार बना के देखें, तो मनुष्य की आवश्यकताएं जब होती हैं तो आवश्यकता के अनुसार से मनुष्य में तनाव हो जाता है, या फिर कह सकते हैं असंतुलन पैदा हो जाता है। और यही असंतुलन या तनाव
मनुष्य में होने वाले किसी भी एक्टिविटी के लिए उसको इनकरेजमेंट देता है या उसके व्यवहार को जन्म देता है, जिसके परिणाम के रूप में ही हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से वो उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है, जिसके परिणाम से ही हम लोग उसमें बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। अगर हम लोग एक होने वाले टीचर के रूप में देखें तो यहाँ पे प्रेरणा में आवश्यकताएं का जो फैक्टर है, आवश्यकता नीड्स जो फैक्टर है, उसको इनकरेज करके एक टीचर किसी भी स्टूडेंट को बड़े ही अच्छे तरीके से बता सकता है। यहाँ पे जब तक टीचर जो है बच्चों की आवश्यकताओं को खोज करके, चाहे बच्चे में हो पाई जाने वाली भौतिक वातावरण के प्रति हो चाहे सामाजिक वातावरण के प्रति हो, उसमें इस इसेंशियल टेंशन को इनकरेज करना और उसकी इच्छाओं को बनाना, एक स्टूडेंट की इच्छा को बनाना, ताकि उसकी इच्छा को आवश्यकता के रूप में बदल दे और उसके बाद उसको बताए उसके एफिशिएंसी, एक स्टूडेंट की एफिशिएंसी को देखे, या फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट के स्किल्स को देख करके और उसको उसकी समस्या को देख करके, उसके प्रॉब्लम्स को देख करके उसको सॉल्व करने के लिए टीचर उसके नीड्स को मोटिवेट करके उसको पढ़ा सकता है। अगर हम इस नीड्स को देखें तो इसको भी हम बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम अगर देखें अपने आसपास में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह के व्यवहार पाए जाते हैं और उसके व्यवहार, अलग अलग व्यवहार के अनुसार से हर ह्यूमन के, हर इंसान का अपना अपना आवश्यकता होता है। और अगर हम उस आवश्यकताओं को क्लासिफाई करना चाहें तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, प्रॉब्लम होगा इसको क्लासिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मनुष्य के जो मेन आवश्यकता है उसका फुलफिलमेंट करने के लिए जो मनुष्य में क्रियाएं हैं, जो मनुष्य में काम है, उसको फुलफिलमेंट करके, उसको इन्हेंस करके काम किया जा सकता है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो इस आवश्यकताओं को खोज करके ये क्लासिफाई करने की कोशिश किए हैं कि ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से मुख्य प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करके बता सके कि आपको क्या ज़रूरी है, आपको क्या ज़रूरी नहीं है, ये सारी बातें बता सकें और उसके अनुसार से काम कर सकें। जैसे कि अगर हम लोग मैस्लो के क्लासिफिकेशन को देखें, मैस्लो के क्लासिफिकेशन को देखें तो वो 6 तरह के आवश्यकताएं को देखते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं। बहुत सारी शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में होती हैं, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। मनुष्य चाहता है सुरक्षित रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। बारिश है तो छत हो जिससे कि हम भीग ना सके, ठंड है तो गर्म कपड़े हों जिससे कि हमें ठंड ना लगे, शरीर स्वस्थ रहे। ये सारी सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं। तीसरा है प्रेम की आवश्यकता या किसी से संबंध की आवश्यकता, बिलोंगिंग्स और लव नीड्स। मनुष्य एक, जैसे हम जानते हैं कि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कहने से हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य समाज में रहता है, मम्मी पापा के साथ रहता है, परिवार में रहता है, और परिवार में रहने के साथ साथ परिवार में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मम्मी मिलती है, पापा मिलते हैं, घर में और भी संबंध मिलते हैं। घर से बाहर जाए तो दोस्त मिलते हैं, अगर कोई काम करने चाह रहा तो काम करने वाले जगहों में बहुत सारे ऑफिस के मेंबर्स रहते हैं, वो उनसे
संबंध चाहता है, कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे, उनसे प्यार चाहता है, उनसे सहानुभूति चाहता है। अगर एक मनुष्य के पास इन सारी बातों का नहीं हो, अगर हमारे पास जो हम काम करने जाते हैं वहाँ पे हमारे साथ काम करने वाला हमसे ढंग से बात ना करे, हमसे प्रेम से बात ना करे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारे घर में मम्मी पापा अगर हमसे प्यार ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, एक मनुष्य को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हर मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता होती है। चौथी बात है, आदर की आवश्यकता होती है, इस्टीम नीड। हर मनुष्य एक दूसरे से रिस्पेक्ट चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हमें रोज़ कोई गाली दे या हम किसी को गाली दें। सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट चाहता है। ये एक मनुष्य की एक अच्छी नीड है। पांचवी बात है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता, अपने आप को जानने की आवश्यकता। जब तक हम अपने आप को जानते नहीं हैं, हम ना खुद से अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, ना ही किसी और से किसी अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये भी एक मनुष्य की आवश्यकता है। छठा है सौंदर्य मूलक आवश्यकताएं या एस्थेटिक नीड्स। एस्थेटिक नीड्स जो है एक अलग तरीके का नीड है। मनुष्य चाहता है कि उसके पास जो कोई भी रहे वो उस तरीके से रहे जिससे कि वो सेटिस्फाइड रहे। सेटिस्फाइड को हम लोग इस तरह से देखें कि उसके आसपास की चीज़ें, सभी चीज़ें अच्छी हों। किसी को भी नॉर्मल तरीके में देखें तो किसी को भी गंदगी में रहना पसंद नहीं है, किसी को भी बेतरतीब रहना पसंद नहीं है। सभी को अच्छे से, साफ सफाई से, खुशी से रहना पसंद है। अगर हम लोग इसको देखें, अगर इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान अपने आप को बेतरतीब रखना, या फिर कह सकते हैं कि अपने आप को क्लीननेस नहीं रखना चाहता है, साफ़ सफाई मेंटेन नहीं रखना चाहता है, डेली रूटीन नहीं करना चाहता है, तो उसका मन थोड़ा सा खराब रहता है। लेकिन जब कोई और उसके लिए कर दे तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। हर मनुष्य सौंदर्य का इच्छा रखता है, हर जगह साफ सुथरा हो, नीट हो, टाइडी हो, सब कुछ अच्छे तरीके से रखा हुआ हो, जिससे कि उसका मन और मस्तिष्क, माइंड और सॉल शांत रहे। ये मनुष्य का एक अलग सा आवश्यकता है जिसको बहुत बार मनुष्य नहीं समझता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रहता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें आवश्यकताओं के वर्गीकरण में कैरोल को देखेंगे तो उसके पास 4 तरीके के क्लासिफिकेशन में 4 बातें आती हैं। सबसे पहला है फिजिकल सिक्योरिटी, जैसा अभी मैस्लो कह रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजिकल सिक्योरिटी, शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा है इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा, घर के सारे सदस्य रहें, साथ रहें, मिलजुल के रहें, ये भावनात्मक सुरक्षा है। भावना को कोई ठेस ना पहुंचाए, हम जो कह रहे हैं उसको सम्मान मिले, हम जो चाहते हैं उसको सम्मान मिले, मेरे ज़िंदगी को भी लोग सम्मानित करें, हमको एक्सेप्ट करें, मुझे एक्सेप्ट करें, लोग आस पड़ोस के लोग एक्सेप्ट करें। ये एक तरह से भावनात्मक सुरक्षा की इच्छा है। तीसरी बात है मास्टरी, या कह सकते हैं स्वामित्व। हर लोग चाहता है कि वो आगे रहे, लीडिंग करे, या फिर कह सकते हैं कि मास्टरी करे। स्टेटस भी चाहता है। चौथी बात इसमें है स्टेटस, स्तर। हर मनुष्य अपने आप को एक अच्छे स्टेटस में रखना या देखना चाहता है। इसी प्रकार से ल्यूबा
भी अपने आवश्यकताओं को दो तरीके में बांटे हैं, एक फिज़िकल नीड्स और दूसरा एक्वायर्ड नीड्स। फिज़िकल नीड्स में जो शारीरिक शरीर को जो ज़रूरत है उसके लिए है, बात कहिए जैसे भोजन है, पानी है, सुरक्षा है, हैंड वर्क है, मस्कुलर एक्टिविटीज़ में बहुत सारे काम आते हैं, ये फिज़िकल नीड है। दूसरा है एक्वायर्ड नीड। एक्वायर्ड नीड जो कि मनुष्य समाज में रह करके अपने आसपास इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर लेता है, इसको कहते हैं एक्वायर्ड नीड। जैसे कि समूह में रहने की इच्छा, अपने आस पड़ोस से स्वीकृति की इच्छा, खुश रहने की इच्छा, ये सारी बातें एक्वायर्ड नीड्स में आती हैं। यहाँ पे जितने भी आवश्यकताएं हैं उसका जो भी एग्रीगेशन है, जो भी मनुष्य इसको कलेक्ट करता है, इसका प्रभाव उसके वातावरण पे या वो मनुष्य जहाँ रहता है उस पे पड़ता है। अगर किसी मनुष्य में या फिर अगर देखा जाए कि 4 ह्यूमन बीइंग हैं और चारों में अलग अलग आवश्यकताएं हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोग चारों कैंडिडेट जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका मेंटलिटी है, जहाँ की वो सामाजिकता रखते हैं, उसका वातावरण अलग अलग है, या फिर उस हर मनुष्य के आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व उसका वातावरण होता है। यहाँ पे परिवार और समाज का वातावरण जो होता है वो बालक के आवश्यकताओं को विकसित करता है या बालक के आवश्यकताओं को बनाता है। हर समाज और हर परिवार का अपना अलग वातावरण होता है जिसका सीधा प्रभाव एक बच्चे पे पड़ता है। यदि अगर विद्यालय या फिर कह सकते हैं कि स्कूल का अपना एक एम हो, अपना एक ऑब्जेक्टिव हो, तो उसके अनुसार से ही बालक स्टूडेंट का अपना एक उद्देश्य हो जाता है, या फिर स्कूल के एम जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को इस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे कि बालक का उद्देश्य और स्कूल का उद्देश्य अलग नहीं रह पाता है, एक हो जाता है। और जब दोनों का एम एक हो जाता है तो टीचर को कोई भी मुश्किल नहीं होती है अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। मुश्किल तब हो जाता है जब स्कूल का एम्स और स्टूडेंट्स का एम दोनों अलग अलग हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर स्कूल कोई बात कह रहा है और स्टूडेंट उसका विरोध कर रहा है, उसके अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर इस स्थिति को देखें तो अध्यापक टीचर जो है बालक के प्रेजेंट नीड्स को देख करके, उसके उपयोग, उसका नीड्स को देख करके स्टूडेंट में एक नया नीड डाल करके उसके अच्छे भविष्य के लिए एक नया उद्देश्य बना करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत बार बच्चे में एज डिफरेंस और जितना एक्सपीरियंस है वो जैसे जैसे बदलता जाता है, टीचर को वो बात समझते हुए स्टूडेंट को उस डेवलपमेंट को करना चाहिए। यहाँ तो बात होती है कि बच्चों में जो आवश्यकताएं हैं वो कौन सी हैं और किस प्रकार से एक टीचर को उस आवश्यकताओं को इन्हेंस करना चाहिए। दूसरी बात आती है चालक या ड्राइव्स। चालक या ड्राइव्स को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो भी चालक होती है वो प्राणी की आवश्यकताएं उस चालक से संबंधित रहती हैं। जितने भी मनुष्य की जितने भी आवश्यकताएं हैं, अगर उसके साथ चालक या ड्राइव्स ना हो तो वो आवश्यकताएं धरी रह जा सकती हैं। तो यहाँ पे ड्राइव को एक्सप्लेन करते हुए बोरिंग, लैंकिंस और वेल्स ये कहते हैं कि चालक आंतरिक शरीर की क्रिया या अंग की दशा है जो विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए उत्तेजना प्रदान करती है। ए ड्राइव इज एन इंट्रा ऑर्गेनिक एक्टिविटी और
condition of tissue supplying stimulation for a particular type of behavior. डैशल भी इस चालक के बारे में कहते हैं, चालक शक्ति का एक मौलिक स्रोत है जो मानव के अंगों को क्रियाशील बनाता है. ड्राइव इज एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एक्टिविटीज द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे जो भी चालक है वो इस तरह से काम करता है कि ह्यूमन बीइंग को अलग तरीके से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर देता है. यहाँ पे चालक की कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं, शरीर की कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं. इस आवश्यकताओं के कारण मनुष्य में तनाव पैदा होता है. इस तनाव की अवस्था को ही चालक कहते हैं. जैसे कि अगर किसी मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है या किसी बच्चे को भोजन की आवश्यकता, भूख लग रही है, पानी की आवश्यकता, प्यास लग रही है, तो वो पानी खोजने के लिए या भूख मिटाने के लिए, भोजन के लिए तत्पर रहेगा. यहाँ पे जो भोजन की कमी हो गई, ये आवश्यकता हो गई और उससे उत्पन्न भूख या प्यास जो है वो चालक हो गया. मतलब भूख के कारण या फिर प्यास के कारण एक मनुष्य जब पानी या भोजन चाहता है तो ये भूख और पानी, भूख और प्यास जो है वो मनुष्य को की आवश्यकताओं को उत्पन्न कर देता है और उसके लिए एक मनुष्य को क्रियाशील बना देता है. और इसलिए ही भूख और प्यास को ड्राइव्स किया है, कहा गया है. फिर आते हैं प्रणोदन, इंसेंटिव्स. यहाँ पे आवश्यकता जो है वो चालक को बनाती है या चालक को जन्म देती है, जिसके द्वारा ही बालक को संतुष्टि होता है और इसको ही हम इंसेंटिव्स या प्रणोदन कहते हैं. इसमें जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट है उसके कंपोनेंट मिले रहते हैं जो कि ड्राइव्स को फुलफिल करते हैं, संतुष्ट करते हैं. जैसे कि भूख जब किसी मनुष्य को लगा है तो भूख मिटाने के लिए वो मनुष्य भोजन चाहता है और भोजन के मिलने के बाद उसका पेट भर जाता है, मन भर जाता है और वो तृप्त हो जाता है. ऐसा लगता है कि अब और भोजन नहीं चाहिए और पानी नहीं चाहिए, बस हो गया. ये मनुष्य को की तृप्ति को दिखाता है, तृप्त कर देता है और इसको ही यहाँ पे प्रणोदन या इंसेंटिव कहा गया है. लैंगफिड और वेल्स इसमें ये कहते हैं कि प्रणोदन को एक वस्तु, परिस्थिति या क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवहार को उत्तेजित, उत्पन्न या निर्देशित करता है. An incentive may be defined as an object, a situation or an activity which excites, maintain and directs behavior. यहाँ पे ये 3 बातें आती हैं. यहाँ पे आवश्यकता, चालक और प्रणोदन, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स में क्या रिलेशन है हम एक बार देखेंगे. यहाँ आवश्यकता, चालक और प्रणोदन, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स, ये सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, संबंधित हैं. यहाँ पे आवश्यकता जो है वो चालक को जन्म देती है, चालक क्रिया या व्यवहार को जन्म देती है और ये व्यवहार के खत्म होने पे जब बातें होती हैं तो चालक ही प्रणोदन को बनाता है या फुलफिलमेंट के तौर पे प्रणोदन आता है या इंसेंटिव आता है. तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. यहाँ पे इंसेंटिव जो प्रेजेंट रहता है उसके
द्वारा जो ड्राइव्स रहता है वो क्रिया को कम कर देता है, काम करने की प्रक्रिया को कम कर देता है। तो अगर हम बिहेवियर को, इनकरेजमेंट बिहेवियर, प्रेरित बिहेवियर को देखें तो इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग में वो काम आता है जो चालक के माध्यम से प्राणी को, ह्यूमन बीइंग को इंसेंटिव्स देके और बढ़ाता है, और इस प्रकार से उस काम प्रक्रिया के द्वारा एक ह्यूमन बीइंग अपने लगाए हुए काम या अपने किए हुए काम की ओर उसको अग्रेसिव करता है या आगे बढ़ाता है। दूसरे भाग में क्रिया करते हुए, कोई काम करते हुए उस इंसेंटिव को की उपस्थिति में कुछ कमी आ जाती है, इसलिए इस क्रिया को लक्ष्य प्राप्ति का व्यवहार भी कहते हैं। इस क्रिया को लक्ष्य प्राप्ति का व्यवहार भी कहते हैं। मान लिया जाए कि अगर किसी मनुष्य को भूख लगी है और भूख लगने के कारण से वो मनुष्य भूख के लिए भोजन को तलाश करता है। यहाँ पे जो भूख को तलाश कर रहा है वो एक निर्धारित लक्ष्य की ओर अपने व्यवहार को जन्म देते हुए काम करता है। ये पहला भाग हो जाता है। और जब भोजन प्राप्त कर लेता है और प्राप्ति करने के बाद या फिर प्राप्ति करने के समय उसमें संतुष्टि आ जाती है, और इससे जो भी क्रिया करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, उस क्रिया को करने के लिए अब वो इच्छुक नहीं रहता है, संतुष्टि के बाद इच्छुक नहीं रहता है, आगे के लिए और लालायित नहीं रहता है। तो इस तरह से जो भी क्रिया होती है वो लक्ष्य प्राप्ति का व्यवहार इसको कहा गया है। अब हम आते हैं मोटिव्स की ओर, प्रेरक की ओर। जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके व्यवहार से जो बन रहा है, काम बन रहा है, उसके आधार पे प्राणी कुछ काम को करने के लिए उत्तेजित होता है, और इसे ही जो भी काम को करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग उत्तेजित रहता है, इसको ही प्रेरक कहते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इन सारी दशाओं को ही प्रेरक मानते हैं। जब मनुष्य के सामने कोई भी काम आ जाता है या कोई भी काम के कारण उसके अंदर जो स्टिमुलस डेवलप हो जाता है और वो उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है, तो ये जो स्टिमुलस वाली जो दशा है इसको ही साइकोलॉजिस्ट प्रेरक मानते हैं। यहाँ पे प्रेरक व्यक्ति के व्यवहार को गाइडलाइन करते हैं, निर्देशित करते हैं, और इस गाइडलाइन के द्वारा, इस निर्देशन के द्वारा ही वो उस मनुष्य को क्रियाशील बनाता है और उस मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाता है, व्यक्ति को गतिशील बनाने के लिए प्रेरक बनाता है। अब अगर हम इसमें देखें तो ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन कहते हैं कि प्रेरक वे शक्तियां हैं जो हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होकर व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। अराइजिंग फ्रॉम आवर नीड्स, मोटिव्स एंड द एनर्जीज विच गिव डायरेक्शन एंड पर्पस टू बिहेवियर। नेट्स कहते हैं इसमें प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। मोटिव्स आर कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, within an organism that dispose it to act in certain ways। इन परिभाषाओं को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रेरक या मोटिव्स एक क्रिया को उत्पन्न करता है, काम करने के लिए उसे बनाता है और उस एम्स को प्राप्त करने के लिए, उस काम को करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को एक्टिव कर देता है। यहाँ पे जो मोटिव्स है उसमें शेफर का भी इस प्रकार से कहना है, प्रेरक क्रिया की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो चालक द्वारा उत्पन्न होकर
समायोजन द्वारा समाप्त होती है। या फिर इसको हम कह सकें कि हमारे पास कोई इच्छा है, आवश्यकताएं हैं, तो उस आवश्यकताओं को करने के लिए जो हमारे पास नीड्स आती हैं, और जब उस नीड्स का फुलफिलमेंट या समायोजन या एडजस्टमेंट हो जाता है, तो उसके द्वारा वो आवश्यकता भी खत्म हो जाती है। यहाँ पे अगर हम प्रेरक को देखें तो प्रेरक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एडुकेशनल साइकोलॉजी में प्रेरक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने प्रेरक के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं और उसको क्लासिफाई करने का भी कोशिश किया है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई भी किए हैं, जैसे कि A.K. थॉमसन के अनुसार जो मोटिव्स हैं वो है दो तरीके के, पहला है नेचुरल और दूसरा है कृत्रिम। मैस्लो के अनुसार से जो मोटिव्स हैं वो है जन्मजात इन्नेट और दूसरा अर्जित एक्वायर्ड। थॉमस के अनुसार से जो मोटिव्स हैं वो 4 प्रकार के हैं, सुरक्षा सिक्योरिटी, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, तीसरा प्रतिष्ठा रिकॉग्निशन और चौथा नवीन अनुभव न्यू एक्सपीरियंस। अगर हम इसको मोटे तौर पे देखें, एक सामान्य रूप से देखें, तो प्रेरक को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है जन्मजात प्रेरक, दूसरा है अर्जित प्रेरक, तीसरा व्यक्तिगत प्रेरक और चौथा सामाजिक प्रेरक। तो सबसे पहले हम लोग जन्मजात प्रेरक में आते हैं, इन्नेट मोटिव्स में। जन्मजात प्रेरक वे होते हैं जो जन्म से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं और इसी प्रेरक पे ही, इसी मोटिव्स पे ही हर मनुष्य का जीवन डिपेंड रहता है। इसलिए जो भी जैविक प्रेरक हैं उसको शारीरिक प्रेरक या प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, किसी के से प्रेम की इच्छा रखना, गुस्सा आना, ये सारे बातें जन्मजात प्रेरक हैं। मनुष्य के अंदर जन्म से ही पैदा हो जाती है, जन्म से ही रहती है। तो ये सारे जितने भी जन्मजात प्रेरक हैं मनुष्य को जीवन भर एक्टिव बनाए रखने के लिए काफ़ी है। दूसरा है अर्जित प्रेरक या एक्वायर्ड मोटिव्स। जो भी मोटिव्स हैं, बहुत सारे मोटिव्स जो होते हैं वो इन्नेट मोटिव्स नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य जिस समाज में रहता है वहाँ पे रहने के कारण से, या फिर कह सकते हैं कि अपने आसपास के वातावरण में संपर्क में आने से वो बहुत सारी बातों को सीख लिया होता है और सीख लेने के कारण ही वो उसको अर्जित प्रेरक कहता है। अर्जित प्रेरक में जैसे कि बहुत सारी बातें आती हैं, एक मनुष्य के अंदर बहुत प्रकार की आदतों का होना, इंटरेस्ट का होना, समाज में रहने की इच्छा, ये सारी बातें अर्जित प्रेरक होती हैं। वैसे सामाजिक और व्यक्तिगत प्रेरक को भी अर्जित प्रेरक कहते हैं। सामाजिक प्रेरक या व्यक्तिगत प्रेरक मतलब अच्छे भोजन की इच्छा, सम्मान की इच्छा, एक मनुष्य को अपने लिए सम्मान चाहिए, सम्मान की इच्छा, पैसे की इच्छा, ये सारे व्यक्तिगत है। सामाजिक इच्छा, समाज में रह करके सम्मान की इच्छा, लोगों से प्यार की इच्छा, सहानुभूति की इच्छा, लोगों से के द्वारा प्रशंसा की इच्छा, ये सारी बातें सामाजिक प्रेरक आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति समाज में रहता है, एक दूसरे से उठता बैठता है, मिलता जुलता है। तो ये सारी बातें अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है व्यक्तिगत प्रेरक, पर्सनल मोटिव्स। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वातावरण जो हैं व्यक्तियों के जीवन के अनुभव को हमेशा बदलते रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहने के कारण से, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण से हर मनुष्य के जीवन में अलग अलग से अनुभव आते रहते हैं, एक्सपीरियंस आते रहते हैं, जिसके कारण से मनुष्य के अंतर अलग अलग तरीके के व्यक्तिगत प्रेरक का विकास हो जाता है।
और ये सारी जो व्यक्तिगत प्रेरक होते हैं उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे उसमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा, किसी जीवन का कोई अच्छा एम्स रहता है, किसी को नशे की इच्छा रहती है, नशा करना है, मनोवृत्ति रहती हैं, व्यक्तिगत प्रेरक हैं, ये सारी बातें आती हैं। अगर हम इसको और भी एक्सप्लेन करने से देखें तो किसी मनुष्य को बहुत अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती है, बहुत सारी वस्तुओं की इच्छा होती है, ये सारी बातें व्यक्तिगत इच्छा में होती है। किसी को बहुत अच्छे नौकरी की इच्छा होती है, वो उसमें लगा रहता है, जीवन का लक्ष्य है ये, बहुत अच्छे समाज में प्रतिष्ठा की, ये उसकी व्यक्तिगत प्रेरक होती हैं। चौथी है सामाजिक प्रेरक, सोशल मोटिव्स। हम जानते हैं कि हम लोग अपने जीवन को जब भी चलाते हैं तो किसी न किसी समाज में रख कर के ही चलाते हैं, इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। यहाँ पे जो भी सामाजिक आवश्यकता है वो मनुष्य में या व्यक्ति में सामाजिक प्रेरक को पैदा करता है। प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सामूहिकता, संग्रहता, प्रभुत्व, ये सारे बातें सामाजिक प्रेरक हैं। मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा चाहिए होता है, सुरक्षा चाहिए होता है, समूह में रहने की इच्छा होता है, अपने आप को सबसे ऊंचा बताने की इच्छा होती है। ये सारी बातें जो हैं ये सामाजिक प्रेरक में आते हैं। यहाँ पे जो भी प्रेरित व्यवहार है, मोटिव्स, बिहेवियर हैं, इसके अपने कैरेक्टर होते हैं। प्रेरणा के द्वारा जो भी व्यवहार है वो किस प्रकार से एक्टिव होते हैं, इसको अभी हम देखेंगे। व्यवहार में की क्या विशेषताएं होती हैं, जो भी टीचर हैं उनको ये जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसके व्यवहार को किस तरह से देखा जाए या आंका जाए। अगर देखें तो उसके व्यवहार को देख करके पता लगाया जा सकता है कि एक स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है, और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं सीखने के लिए। जैसे एक बच्चा कितना उत्सुक है पढ़ने के लिए, दूसरा उसमें कितनी एनर्जी है किसी भी चीज़ को रखने के लिए, कितने कॉन्सेंट्रेट माइंड होकर के वो किसी भी चीज़ को सीखता है, उसमें कितना इंटरेस्ट है, और उसमें कितना निरंतरता है, कॉन्टिजेंसी है, ये सारी बातें विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। तो अभी तक हम लोग बहुत सारी बातों को देखें, जैसे कि प्रेरणा के प्रकार, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा उसको कहते हैं जो कि मनुष्य में इनेंट रूप में या जन्मजात रूप में होती है। जैसे कि बहुत सारे कौशल होते हैं एक मनुष्य के अंदर, और उस कौशल के अनुसार से वो बहुत कुछ ही खुद ही सीखना चाहता है। ये मनुष्य में पाए जाने वाला आंतरिक व्यवहार है या आंतरिक प्रेरणा है। दूसरा है बाह्य प्रेरणा, मनुष्य को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए बाहरी बातों का उसको इनकरेज करने के लिए जब हम लागू करते हैं तो उसको कहते हैं बाह्य प्रेरणा। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए पुरस्कार देना होता है, और शाबाशी देना होता है, पनिशमेंट देना होता है, ये सारी बातें बाह्य प्रेरणा कहलाती हैं। अगली बात आती है कि किस तरह के प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जो कि हम लोग देखें आवश्यकताएं हैं, और ड्राइव्स हैं, और इंसेंटिव्स हैं। ये 3 तरह की आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं मनुष्य में होती हैं, ये आवश्यकताएं मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत ज़रूरत है, और इसको ही पाने के लिए मनुष्य हमेशा उत्तेजित रहता है, और उसको पाने के लिए एक्टिव रहता है और काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मनुष्य को उत्तेजित करते हैं, जैसे भोजन है, पानी है, हवा है, और ये सारे मनुष्य को
की आवश्यकताएं हैं, इसको जिसको हम शारीरिक आवश्यकताएं करते हैं, और इसके तृप्ति के लिए ही हर मनुष्य पूरे जीवन तत्पर रहता है। और जब उस मनुष्य में ये सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो उसका संतुलन, या मानसिक संतुलन कहे, शारीरिक संतुलन कहे, वो बिगड़ता रहता है। और इसको फुलफिल करने के लिए ही वो हमेशा एक्टिव रहता है। और उसको एक्टिव करने के लिए जो भी कारक या जो भी फैक्टर आते हैं, और उसके अनुसार से ही, उसके फुलफिलमेंट के लिए ही मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पे आवश्यकताओं को लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन भी किया, जिसको हम लोग देखें। मैस्लो का वर्गीकरण, कैरोल का वर्गीकरण और ल्यूबा का वर्गीकरण। मैस्लो के वर्गीकरण में 6 प्रकार के वर्गीकरण को देखें। फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैहिक आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकताएं, बिलोंगिंग्स या फिर लव नीड्स, प्रेम या संबद्धता की आवश्यकताएं, स्टीम नीड्स, आदर की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्मविश्वास की आवश्यकताएं, एस्थेटिक नीड्स, सौंदर्यात्मक अवस्थाएं। ये सारे 6 प्रकार के मैस्लो के वर्गीकरण के अंदर आते हैं। दूसरा है कैरोल का वर्गीकरण। फिजिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, मास्टरी और स्टेटस, ये 4 प्रकार के बातें कैरोल के वर्गीकरण के अंदर आती हैं। दैहिक सुरक्षा, भावात्मक सुरक्षा, स्वामित्व और स्तर। ल्यूबा के वर्गीकरण के अनुसार से 2 प्रकार का वर्गीकरण है, दैहिक और अर्जित। दैहिक में फिजिकल नीड्स में भोजन, जल और सुरक्षा, हाथ के काम। और एक्वायर्ड नीड्स में सामूहिकता, स्वीकृति, आनंद, ये सारी बातें आती हैं। ये सारी आवश्यकताएं जो हैं, ये मनुष्य के वातावरण का प्रभाव उस आवश्यकता में पड़ता है। मनुष्य की आवश्यकताओं में जितने प्रकार की भिन्नताएं होती हैं मनुष्य के वातावरण में, उतने प्रकार के मनुष्य के आवश्यकताओं में अंतर आ जाता है। परिवार और समाज मनुष्य के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, जिसके आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसको डेवलप किए जाते हैं। अब आती है बात चालक की, ड्राइव्स की। ड्राइव्स में जो भी हमारे पास आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं की नीड को फुलफिल करने के लिए जो हम काम करते हैं उसको ड्राइव्स कहते हैं। जैसे कि अगर भूख लग रहा है और भूख लगने के कारण हम जब भोजन खोजते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है और हमें भूख लगती है, और पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी प्यास लगती है, तो ये भोजन, भूख और प्यास जो हमें भोजन खोजने के लिए और पानी खोजने के लिए प्रेरित करता है, इसको हम लोग ड्राइव कहते हैं। इसे ही ड्राइव कहा जाता है। फिर है प्रणोदन। ये आवश्यकता को जन्म देता है, जिसमें बालक को संतुष्टि प्राप्त होती है, इसे प्रणोदन कहते हैं। इसमें वातावरण के सारे तत्व या फैक्टर्स सम्मिलित रहते हैं, जिससे चालक की या ड्राइव्स को की संतुष्टि होती है। जैसे कि अगर भूख लग रहा है, अगर भोजन की आवश्यकता है तो भूख लग रहा है, और भूख लगने के बाद जब भोजन मिल जाता है और भोजन करने के बाद जो संतुष्टि होती है, तो उसको इंसेंटिव्स कहा जाता है। यहाँ पे जो चालक हैं, आवश्यकता, नीड्स और इंसेंटिव्स जो हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेट किया हुआ है। ये इंसेंटिव्स, आवश्यकता जो है वो ड्राइव्स को इनकरेज करता है, और जो ड्राइव्स है वो फाइनली जाकर के इंसेंटिव्स में आके रुकता है। तो अगर हम देखें तो ये सभी बातें
एक दूसरे से को रिलेट किया हुआ रहता है। तो आज हम लोग बहुत सारी बातों को मोटिवेशन में देखें। ख़ास तौर पे हम देखें कि मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं, एक्सट्रिंसिक बिहेवियर और एक्सट्रिंसिक बिहेवियर। और जो भी आवश्यकता है, जो भी मोटिव्स है उसके आवश्यकता के जो भी मोटिव्स हैं वो मोटिव्स के लिए कुछ खास बातें होती है। मोटिव्स के जो सोर्स हैं वो है आवश्यकता, ड्राइव्स, आवश्यकता जिसको नीड्स, ड्राइव्स और इंसेंटिव, ये तीन ज़रूरतें होती हैं मोटिव्स को आने के लिए, करने के लिए और उसके फुलफिलमेंट के लिए। और ये तीनों बातें एक दूसरे से को रिलेट किए हुए रहती हैं। तो आज हम लोग